अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों। अहमद बिन अरबी पाशा का थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे IMF आज इस वक्त पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ने में मसरूफ़ है, इसी तरह की कुछ सूरत हाल एक इस्लामी मुल्क मिस्र में भी थी। उस पर थोड़ा सा अहवाल पेश करूंगा पढ़ के। सिर्फ अच्छा बुरा सियासी हिमायत पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि कैसे और क्या हुआ, ठीक है, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, किसी फ़िरका वारियत से भी बालातर होकर। अहमद बिन अरबी पाशा मोहम्मद अली वालिय मिस्र के जानशीनों में इस्माइल पहला शख्स था जिसने सुल्तान अब्दुल अजीज़ से 1876 ईस्वी में ख़दियो मिस्र का लक़ब हासिल किया। इस्माइल एक रोशन ख़याल हुक्मरान था और इसके पेश नज़र इस्लाहात का एक मंसूबा था। चुनांचे इसने कई एक इस्लाहात की और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया, मगर इसने ये ना देखा कि इसके पास कितनी चादर है। चुनांचा इसकी ये इस्लाहात और तरक्कियाँ मिस्र के हक़ में तबाह कुन साबित हुई और ना सिर्फ ख़जाना खाली हो गया बल्कि कर्ज़ा लेने तक की नौबत आ गई। इस्लाहात के साथ ही उसने सूडान और अबिसीना से जंग शुरू कर दी। इन मुहिमात में जहाँ हज़ारों जानें ज़ाया हुई, वहीं लाखों रुपए भी खर्च हो गए। इस तरह कर्जा की मिकदार में इजाफा होता चला गया। वो हर कर्जा यूरोप वालों से हासिल करता था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अहले यूरोप ने मिस्र की नागुफ्तबा हालत देखकर मज़ीद कर्ज देने से इनकार कर दिया। मिस्र पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए बरतानिया की हरीस नज़रें इस वक्त से पड़ रही थीं जब नहर सुएज़ बनी थी। उसे बेहतर मौक़े और कहाँ मिल सकते थे। कुछ मुद्दत के बाद अहले यूरोप ने अपनी कर्ज़ की अदायगी के लिए शदीद तकाज़े शुरू कर दिए। इस्माइल इनको पूरा नहीं कर सकता था। इसने इधर से कर्ज लेने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब इधर उधर से कहाँ कर्ज मिलता है भाई। अब इसके लिए दो रास्ते थे, या तो वो अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दे या किसी बैरूनी हुकूमत की मदाखलत अपनी हुकूमत में मंजूर करे। इसने दूसरी सूरत इख्तियार कर ली, यानी दूसरों की मदाखलत को बर्दाश्त कर लिया। इसकी दरख्वास्त पर हुकूमत बरतानिया ने एक माहिर मालियात यानी माहिर माशियात, माली अमूर के माहिर को मिस्र भेजा। इसकी रिपोर्ट अप्रैल 1876 में शाया हुई, जिसका खुलासा ये था, मिस्र की माली साख कायम रखने के लिए यूरोपियन हुकूमतों की मदाफ़ियत ज़रूरी है। बग़ैर इसके दिवालिया से निकलने की कोई सूरत नहीं है। इसके बाद तहकीकात यानी तहकीकाती कमीशनों की आमद का एक सिलसिला सा शुरू हो गया, जैसा आजकल मेरे वतन में IMF कर रहा है। और इसका नतीजा ये निकला कि मिस्र का खलीफा मालियाती मुश्तरका तौर पर फ्रांस और बरतानिया की निगरानी में आ गया। यानी मिस्र का मालियाती खलीफा जो था वो फ्रांस और बरतानिया की निगरानी में आ गया। फिर इस्माइल एक ऐसी वजारत बनाने पर मजबूर हो गया जिसमें दोनों हुकूमतों के नुमाइंदे बहैसियत रुकन मुकर्रर हो गए। यानी फ्रांस और बरतानिया के नुमाइंदे उनकी हुकूमत में रुकन मुकर्रर हो गए। इसका मतलब तमाम मुल्क को बरतानिया और फ्रांस के इक़्तिदार में दे देना था। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं था, लेकिन अमली तौर पर ऐसा ही था।
इसने सख्त बरहमी फैलाई इस बात ने, और फौज ने अहमद बिन अराबी पाशा की क़यादत में बगावत कर दी। इस पर फ्रांस और बरतानिया ने इस्माइल को माजूल कर दिया और तौफीक पाशा को इसका जानशीन बनाकर हुकूमत पर फाइज कर दिया। किसने किया? फ्रांस और बरतानिया ने इस्माइल को माजूल कर दिया और तौफीक पाशा को इसका जानशीन बनाकर हुकूमत पर फाइज कर दिया। क्या आप पाकिस्तान के बारे में सुन नहीं रहे हैं कि अमेरिका के कितने 60 से ऊपर सेनेटर्स ने हमारे सियासी मामलात में अपनी राय दी है, अपनी हुकूमतों को शिकायत की है। कनाडा की पार्लियामेंट में बात हुई है। आगे चलते हैं जी। तौफीक पाशा ने जब उस्मान हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो चुका था, मगर लोगों ने तौफीक पाशा की हुकूमत कायम होने पर बहुत खुशियां मनाई। तौफीक पाशा के मुतालिक कहा जाता था कि वो बड़ा दूरंदेश और बाइक़्तिदार होते ही बड़ा दूरंदेश है, मगर बाइक़्तिदार होते ही इस्लाह व इनकलाब के लिए कोशिशें करेगा। और वाकई खिदियों होने से पहले इसने वादा किया था कि वो मिस्रियों के जज्बात व एहसासात का पूरा ख्याल रखेगा, जैसे हमारे हुक्मरान आजकल पहले तो वादे करते हैं, और दस्तूरी हुकूमत कायम करेगा। मगर क्या हुआ? अफसोस बिल्कुल हमारी तरह ही हुआ कि अभी उसे हुक्मरान हुए बमुश्किल 1 माह गुजरा था कि वो अपने वादे वईद सब भूल गया। इसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत की बागडोर यूरोपियन मुशीरों के हाथ में आ गई। जो यहाँ होता हुआ दिखाई नजर आता है, डर है, खदशा है कि ऐसा ना हो। यूरोपियन अफसरों की एक कसीर तादाद ने मिस्र पहुंचकर इस मुल्क को मजीद लूटना शुरू कर दिया। अहले मिस्र सख्त भरम हुए, खसूसन इस वक्त जब मिस्र में फ़ौज की तादाद को कम करके महज 15,000 फ़ौज कर दी गई मिस्र जैसे बड़े मुल्क के लिए। तौफीक पाशा बरतानिया और फ्रांस के मुशीरों के हाथों इतना बेबस था कि कुछ ना कर सकता था। इस वक्त वज़ीर जंग उस्मान रिज़की था जिसे अवाम हकारत की नज़र से देखती थी, और फ़ौज भी उसे पसंद नहीं करती थी। फ़ौज में अहमद बिन अराबी पाशा और अब्दुल मुआनी 2 जर्नैल थे। उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया, इसी तरह किया कि फ़ौज की तनख्वाह और तरक्की के बारे में अपने मुतालबात पेश कर दिए। तौफीक पाशा ने फ़ौरन वुज़रा कौंसिल का इजलास तलब किया, जिसमें यह फैसला हुआ कि दोनों जर्नैल गिरफ्तार कर लिए जाएं। अहमद बिन पाशा और अब्दुल मुआनी बेखौफ होकर कैसर अफील पहुंचे, जहां जैसा कि तवक्को थी कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी रेजिमेंट के सिपाही इनके बिल्कुल पीछे पीछे थे, मामलात पे नज़र रखने के लिए। दोनों जर्नैलों का कोर्ट मार्शल हुआ। सिपाहियों ने अचानक हल्ला बोल दिया और कोर्ट मार्शल को दरम बरम करके दोनों जर्नैलों को कैद से छुड़ाकर ले गए। कैसर अफील के वाक़े ने दस्तूर पसंदों को नई जिंदगी बख्शी और एक रात के अंदर अराबी पाशा कौमी हीरो बन गया। अब उन्होंने नए मुतालबात पेश किए। ये मुतालबात बहाली दस्तूर और मुआशरती इस्लाहात के बारे में थे। ये भी मुतालबा था कि फ़ौज की तादाद बढ़ाकर 15 से 18,000 कर दी जाए। खिदियो जो ये जाहिर करता था कि वो जर्नैलों का हामी है, दर पर्दा वो भी इन जर्नैलों का खिलाफ था। यानी हाकिम जो ये जाहिर करता था कि वो फौजी जर्नैलों का हामी है, दर पर्दा वो भी फौजी जर्नैलों का मुखालिफ था। इसका एहसास था। इस एहसास की तस्दीक भी हो गई जब खिदियो ने अपने हमजुल्फ दाऊद पाशा को नया वज़ीर जंग मुकर्रर कर दिया। ये बहुत जालिम संगदिल शख्स था। अराबी पाशा को यकीन था कि खिदियो इन्हें कत्ल करने पर तुला हुआ है। एक बार फिर वो अपने दूसरे जर्नैलों और रेजिमेंटों के साथ अब के कसर अल आबिदीन की तरफ रवाना हुए। तौफीक पाशा के मुशीरों ने
इससे कहा कि अराबी पाशा को कत्ल कर दिया जाए, मगर इसमें इतनी जुरात नहीं थी। इसने अराबी पाशा के मुतालबात मंजूर कर लिए, दस्तूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया और मिस्री फ़ौज की तादाद बढ़ा दी गई। दस्तूरी हुकूमत के ऐलान से अहले मिस्र बहुत खुश हुए और तौफीक पाशा ने के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो सब रफ़ा हो गईं। अराबी पाशा को वज़ीर जंग बना दिया गया। ऐसे अहले मिस्र की इस बेदारी को भला यूरोपीय यूनियन, जो आज की यूरोपीय यूनियन है, ये यूरोपीय अक़वाम और यूरोपीय हुकूमतें भला किस तरह पसंद कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो इस मुल्क पर बतदरीज तसल्लुत जमाना शुरू कर दिया था। चुनांचे फ्रांस और मिस्र और बरतानिया ने एक मुश्तरका मरासला तौफीक को भेजा, जिसमें अपनी जमात का यकीन दिलाते हुए कौम परस्तों के ख़िलाफ़ पूरी मदद का वादा किया। इसका इल्म जब मिस्रियों को हुआ तो वो नहायत बरहम हुए। इधर सुल्तान तुर्की ने भी बरतानिया और फ्रांस के इस तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और अपने सफ़ीरों के ज़रिए इन दोनों ताकतों को मुतला किया कि मिस्र दौलत उस्मानिया का एक सूबा है, इसलिए वहाँ की हुकूमत से कोई गुफ्तगू बाब आली के तवस्सुत के बग़ैर नहीं हो सकती। इस पर कौम परस्तों के हौसले बढ़ गए। बरतानिया ने सुल्तान तुर्की को जवाब दिया, वो ये था कि एक जंगी बेड़े को इस्कंदरिया के सामने ला खड़ा कर दिया और ये धमकी दी कि अराबी पाशा को मिस्र से ना निकाला गया और मौजूदा वजारत न तोड़ी गई तो जंगी बेड़े के ज़रिए ये मुतालबात मंजूर कराए जाएंगे। अराबी पाशा ने फ़ौरन आने वाले ख़तरे को महसूस किया। उन्होंने इस्कंदरिया की किलाबंदी का हुक्म दे दिया। बरतानवी अमीरुल बहर सेमूर ने इनको किलाबंदी से रोकना चाहा, मगर अराबी पाशा ने इनकार कर दिया। सेमूर ने इस्कंदरिया पर गोलाबारी शुरू कर दी। बरतानवी जंगी बेड़ा के इस्कंदरिया पहुंच जाने के बाद अहले मिस्र को ये यकीन हो गया कि यूरोपियन हुकूमतों ने जो सलूक हाल ही में ट्यूनिस के साथ किया है वही मिस्र के साथ भी किया जाने वाला है। ट्यूनिस पर कब्ज़ा करने से पहले गलत तौर पर मशहूर किया गया था कि वहाँ बदअमनी और बगावत फैली हुई है, जिससे फ़रंगियों की जान व माल को शदीद ख़तरा है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदाखलत ज़रूरी है। इसके बाद ये ज़ाहिर किया गया कि वहाँ के फरमारवाओं को इनकी बागी रियाया से बचाने की ज़रूरत है। इस उज़र की बिना पर इसे कब्ज़ा में कर लिया गया। फिर इसे मजबूर किया गया कि फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ मंजूर कर ले, यानी इन बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों की मदाखलत को वो मंजूर करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन मामलात का थोड़ा सा ज़िक्र मैंने सिर्फ़ इसलिए किया है कि जो अबतरी हमारे यहाँ फैल रही है, आखिर ये मुल्कों और कौमों को इन हालात की तरफ ले जाती है कि बैरूनी मदाखलतें हो जाती हैं और फिर गाहे गाहे उनको कबूल कर लिया जाता है और इस तरह गैर मुल्की तसल्लुत आज़ाद कौमों पर कायम हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को जो अभी तक आज़ाद है, इसे इन साजिशों, इन कमज़ोरियों और इन मामलात से बचाए जिनका खमियाजा दूसरे मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिशों की सूरत में बर्रे सग़ीर में मुसलमान पहले भी भुगत चुके हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो और हालात पर हमें गहरी नज़र रखने और समझदारी के फ़ैसले करने और मुल्क की बक़ा की खातिर जागते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।